स्वतंत्र मजदूर यूनियन इनके माध्यम से हम जो देश का कैपिटल है दिल्ली, यह हम डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन आज किया है। हमारा जो दायरा है, संगठन का दायरा है, वो संगठन का दायरा संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी है, वर्कर्स है, और वो जिनकी संख्या सिर्फ 7% है, और हमारा बड़ा दायरा ये 93% जो अनारोग्य सेक्टर में काम करने वाले जो मजदूर हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविका हो, हेल्पर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करने वाले मजदूर हो, और अन्य क्षेत्र में रेल और अन्य क्षेत्र में पीएनटी, सभी क्षेत्र में काम करने वाले जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर, ये बहुत बड़ा दायरा है। और ये बड़ा दायरा को हम कवर करने के लिए हमारा संगठित क्षेत्र में, चाहे वो बैंक हो, चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो, कि संगठित क्षेत्र में हम जो बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16(4) है, उसके तहत हमें मिनिमम गारंटी जो मिली है, चाहे एजुकेशन में काम करने वाला टीचर हो, बैंक के काम करने वाला ऑफिसर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारी हो, ये सभी यदि बाबा साहब ने आर्टिकल 16(4) का प्रोविज़न नहीं रखा होता तो हम आज इतने बड़े पैमाने पर, लाखों के पैमाने पर हम संगठित क्षेत्र में दिखते नहीं थे। हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम जो समाज से आए, हम जब सोशल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो बाबा साहब ने सोशल रिवॉल्यूशन ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से ही नहीं हो सकता। जब तक हमारा जो बड़े पैमाने पर जो ओबीसी समाज है, वो जब तक हमारे साथ नहीं आता, तब तक हम सोशल रिवॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब ने अपनी परिभाषा जो आर्टिकल 16(4) की बनाई, उनमें लिखा कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास सिटीजन। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये शब्द नहीं लिखा, तो बाबा साहब ने बैकवर्ड क्लास सिटीजन, जिसका मतलब ये होता है कि ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट। हमारे हरियाणा के भाई और पंजाब के भाई, या शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज 0 है, शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज 0 है, रिजर्वेशन का भी 0 है। इसलिए हमेशा शब्द प्रयोग करते हैं कि अनुसूचित जाति का संगठन का करते हैं। मैं उनको भी विनंती कर रहा हूँ, देश में शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, हरियाणा न हो तो कम से कम बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हरियाणा की जो ट्रेड यूनियन का जो नाम लिखा है, वो ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट ये नाम से है। पंजाब में भी सेम परिस्थिति है, शेड्यूल ट्राइब 0% है, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है। उन्होंने अभी बरार साहब को मुझे मालूम नहीं, या प्रेसिडेंट करके उन्होंने अपना भाषण भी दिया, मगर हमारे बीच में एक चर्चा हुई थी, जस्सल साहब हमारे बीच में, कि जब तक हम ये क्लास 3, क्लास 4 के लोग, ये बैकवर्ड क्लास सिटीजन के लोग, बैकवर्ड क्लास ओबीसी समाज के लोग यहाँ तक हम दायरा नहीं लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है वो भी संशोधन उन्होंने किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं किया होगा तो अपना संशोधन करें। जब इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन की और नेशनल लेवल की हम बात करते हैं, तो हमारा स्टेट लेवल का यूनिट मजबूत होना आवश्यक है।
हमने बहुत मीटिंग ली हरियाणा में, निमाड़िया साहब ने भी बहुत परिश्रम किया। इरिगेशन में हमारा ट्रेड यूनियन बनने के इस पर था, उसके प्रोसेस शुरू है। मगर वह धन्यवाद देता हूँ चहल साहब को, जो एसोसिएशन में काम करते थे, वेलफेयर एसोसिएशन में काम करते हैं। उन्होंने पहला जो रोड ट्रांसपोर्टेशन, जिसका बहुत बड़ा दायरा है, जैसा महाराष्ट्र में रोड परिवहन का बड़ा दायरा है, वैसा ही वहाँ भी उन्होंने एक स्टेट लेवल पर स्वतंत्र परिवहन संगठन का वहाँ गठन किया है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। 17 नेशनलाइज बैंक है जो बाबा साहब के विचारों का जय जयकार करते हैं, और 17 नेशनलाइज बैंक में हमने 3 साल 4 साल पहले दिल्ली में ही मीटिंग लिया था। वो मीटिंग में हमने सब्जेक्ट रखा था, सभी लोग लेफ्टिस्ट विचारों से, आइडियोलॉजी से जुड़े, अम्बेडकराइट तो बोलते हैं, मगर वो लेफ्टिस्ट विचारधारों से जुड़े हैं, वो राइटिस्ट विचारधारा से जुड़े हैं, वो गांधीवादी विचारधारा से भी जुड़े हैं। तो ये विचारधारा बाबा साहब ने कभी नहीं बोला कि 2 झंडे वाली विचारधारा रखना, 2 विचारधारा नहीं रह सकती। मेरा जय जय करना है तो मेरे जो प्रिंसिपल है, मेरी जो विचारधारा है, वो आपको स्वीकार करना होगा। मगर बैंक में पढ़े लिखे लोग, अन्य डिपार्टमेंट में भी पढ़े लिखे लोग, ये यहाँ तक के स्लेव हुए थे कि लेफ्टिस्ट विचारधारा के अम्बेडकराइट ऑफिसर्स और अम्बेडकराइट कर्मचारी ये रेड कार्ड होल्डर हुए थे। रेड कार्ड होल्डर जो होता है कि जो उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उनका प्रचार और प्रसार करना ये बंधनकारक होता है। मगर वो 3-4 साल पहले हमने वो मीटिंग रखी थी, इंटरएक्शन की, और कुछ देर से क्यों नहीं हो, उस 3-4 बैंक में हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रेड यूनियन बन चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा ट्रेड यूनियन, अभी परमार जी जब भी थे फर्स्ट टूर में, हमें उनको बुलाया था, वहाँ भी ट्रेड यूनियन बन चुके हैं। महाराष्ट्र में बैंक में भी ट्रेड यूनियन बन चुकी है, और हमारे सेंट्रल बैंक में भी ट्रेड यूनियन बनी है। हमारे और 13 हमने जो नागपुर में मीटिंग लिया था नवंबर में, शायद सभी 17 में से 14 नेशनलाइज बैंक के लोग वो नागपुर में अपने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद थे, और उन्होंने वो निर्णय लिया, चाहे वो इंडियन बैंक हो, जहाँ हेडक्वार्टर चेन्नई में होता है, चाहे वो दूसरे बैंक हो, उनके भी जनरल सेक्रेटरी आए थे, और उन्होंने ये बोला कि हम ये दायरा कम से कम 8-9 बैंक में इमीडिएट लेके जाएंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के जो शीर्षस्थ पदाधिकारी विभिन्न राज्यों में हैं, वो विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों ने ये जो निर्णय लिया है, उनमें उनकी सिग्नेचर भी है। तो एक बड़ा दायरा बैंक का हमने तैयार करना चाहिए। हो सकता है क्योंकि उन्होंने एग्री किया, हो सकता डिफर ओपिनियन हो सकता है, मगर हम निश्चित रूप से कन्विंस कर सकते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन है, जिसका दायरा नेशनल लेवल का है, चाहे वो स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी हो, चाहे वो पोस्टल की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, बहुजन डिफेंस एम्प्लॉय, मैं उनसे भी एक दरखास्त करूंगा कि आज हम बहुजन समाज के लोगों तक जाना बहुत आवश्यक है। हमारा दायरा बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, तो बाबा साहब का जो भाषण, जो बाबा साहब ने स्वयं बॉम्बे म्युनिसिपल कामगार यूनियन स्वयं निर्माण किया था, झाड़ू मारने वाले की यूनियन निर्माण किया था, बाबा साहब तो बड़े व्यक्तिगत पर थे, इसके बावजूद भी उन्हें ये ज़रूरत लगी कि हमारे लोग दूसरे विचारधारा के गुलाम हैं, और इसलिए हमारा स्वयं की एक विचारधारा की ट्रेड यूनियन रही, तो हम उनको राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। इसलिए बाबा साहब स्वयं वो छोटे से ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष बने, और उनका एक भाषण जो भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्पीचेस का जो वॉल्यूम है, 13 जुलाई 1941 का उनका भाषण है। या 2500 झाड़ू मारने वाले लोग
जो जनरल मीटिंग थी वो मीटिंग में उपस्थित थे। बाबा साहब निश्चित रूप से, जैसा मैं इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन का अध्यक्ष हूँ, तो इस सभा का भी आपने मुझे अध्यक्ष बनाया, तो निश्चित रूप से वो सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। तो बाबा साहब ने वो अपने अध्यक्षीय भाषण में क्या बोला, अपना संगठन इतना अच्छा चल रहा है कि मुझे भाषण देने की भी आवश्यकता नहीं है, मगर मैं चेयरपर्सन ये सभा का होने के कारण मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। तो बाबा साहब ने खुशी कहाँ जताई कि अपना संगठन का निर्माण 37 में हो गया और अपना 1938 का मेंबरशिप 2000 था, आज 1940 में अपनी मेंबरशिप 5000 हो गई है। तो हमें बाबा साहब का ये मैसेज है कि संगठन की गति हमने बढ़ाना चाहिए। हम अच्छे पोजीशन में हैं, बैंक में है, रेलवे में है, पोस्ट में है, तो हमें कुछ तो भी समर्पण करना पड़ेगा। बिना समर्पण बाबा साहब का भाषण आप दोगे तो संगठन की गति नहीं बढ़ेगी। बाबा साहब ने स्वयं में जब 2000 के 5000 किए, और बाबा साहब ने दूसरा वाक्य ये बोला कि मैं 1919 से बहुत ट्रेड यूनियन की स्टडी किया। तब लेफ्टिस्ट की ट्रेड यूनियन थी, राइटिस्ट विचारधारा के 1954 में निर्माण हुई थी, और गांधीवादी विचारों की 1940 के बाद हुई थी, और समाजवादी विचारधारा की भी यूनियन थी वो टाइम में। ये सभी ट्रेड यूनियन ये विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए ये देश में ट्रेड यूनियन का निर्माण हुआ। तो हमने भी इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन, हमारे बीच में 93% है वो जो बहुजन समाज के मजदूर हैं, तो हमारी जवाबदारी संगठित क्षेत्र की होती है कि हम समाज में जाना चाहिए, समाज के लोगों का दर्द समझना चाहिए। तो आज क्या होगा, हमारी 10 छुट्टी जाएंगी संगठित क्षेत्र के लोगों की, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये समर्पण यदि रहता है तो आप अपना भी संगठन बढ़ा सकते हैं। वो असंगठित क्षेत्र में अपने राज्य में जो भी संगठन है, बहुत बड़ा दायरा है आंगनवाड़ी सेविका मददनीश का, ये देश में 27 लाख ये आंगनवाड़ी सेविका और मददनीश है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जॉइंटली अनुदान से चलती है। और मुझे याद है कि मैडम ने बोला कि बहुत दिन पहले, 40-50 साल पहले, ये एकात्मिक बाल विकास योजना, जिसको हम चाइल्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं स्टेट में, तो ये बनी, मगर बाकी मैं अभी पंजाब में बीच में पटियाला में था, बहुत बड़े पैमाने पर आशा वर्कर्स आई थी। हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर था, सभी आम्बेडकर विचारधाराओं की आशा वर्कर्स थी, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ट्राइब हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो। उन्होंने समस्या बताया, आशा वर्कर्स की क्या समस्या है, जैसे आंगनवाड़ी की है सेम समस्या आशा वर्कर्स की भी है। समस्या बताने के बाद उन्होंने भी ये भी महसूस किया कि हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, पर हम 25 साल से रेड वाली विचारधारा से जुड़े हैं, रेड वाले विचारधारा से जुड़े हैं, हम कैसे छोड़ना चाहिए। देखिए, वो स्टेट वाले हमारे एक्टिविस्ट की जवाबदारी है कि कंटिन्यूअस उनका फॉलोअप करके हमारे आम्बेडकरी विचारधारा में आते हैं, तो बहुत सारा हम ये करते हैं। आंगनवाड़ी सेविका वर्कर डेफिनेशन में तो आती है, ट्रेड यूनियन में तो बना सकती है, मगर उनको वर्कर्स का जो वेजेस है, उनको जो प्रोटेक्शन है, चाहे वो आईडी एक्ट का प्रोटेक्शन बाकी स्ट्राइक कर सकते हैं, मगर मानदंड जिसको हम ऑनरेरम बोलते हैं, जब तुम वर्कर्स करके उनको दर्जा देते हो, उनको संगठित होने का अधिकार देते हो ट्रेड यूनियन के तहत, तो वर्कमैन तो है, मगर तुम वर्कर को वेजेस नहीं देते हो, वर्कमैन को ऑनरेरम देते हो। 6, 7, 8, 9, 10 हज़ार, 25 साल नौकरी हो गई, 25 साल नौकरी हो गए। मुझे वो
बात मैं दोहराना चाहता हूँ। हमारा एक सरकार जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेफ्टिस्ट 61 के एमपी थे, और वो सरकार जो था वो सरकार लेफ्टिस्ट विचारधाराओं का उनको समर्थन था। तब सोमनाथ चटर्जी जी ये लोकसभा के सभापति थे, और वो लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले जो 61 एमपी है उनका कर्तव्य था, क्योंकि उनके 27 लाख आंगनवाड़ी सेविका मददतीस देश के उनके विचारधारा से जुड़े। मगर कोई एमपी नहीं, सरकार में थे, सरकार को वो बोलते थे हम तुम्हारा सपोर्ट निकालते जब तुम उनको वेजेस दो, उनको रेगुलर करो। मगर वो टाइम बात नहीं हुई। अभी भी वही बाबा साहब ने एक वाक्य बोला था कि अनरिजॉल्व प्रश्नों के प्रति कुछ न करते हुए सिर्फ उनका आंदोलन करना, यही उनका मकसद होता है। तो इसलिए बाबा साहब ने यही बोला था कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में बात करने वाले जो पुजारी है वो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ नहीं बोलते। और मेरा ये मानना है कि देश के 27 लाख आंगनबाड़ी सेवकों को वेजेस नहीं मिलते, सैलरी नहीं मिलती, मगर उनके आदेश का पालन करते हैं। कैसा पालन करते हैं? हमारा ये कभी जो कन्हैया कुमार बेगूसराय में सीपीआई में थे, तभी उन्होंने लोकसभा कॉन्टेस्ट किया था, और सभी आंगनबाड़ी सेवकों को उनके जो सीटू और आईटक की जो संबंध रखने वाली ट्रेड यूनियन है उनको कॉल दिया था 1000 रुपये जमा करो इलेक्शन फंड के लिए। ये उनके फॉलोअर हैं, उनका दोष नहीं है। हम भी उनके बीच में गए नहीं थे। बात तो बड़े बड़े लंबी करते हैं। बाबा साहब के जो स्वयं सिपर लोगों का संगठन बनाए, क्या हम गए? अभी तक हम नहीं गए। मांगे करना अनुचित नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम की, मांगे करना अनुचित नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन बंद करो, बराबर है। ये बाबा साहब के विचारधारा को छेद डालने वाली चीज़ है। मगर जब बाबा साहब के पॉजिटिव विचार यदि हम सब क्षेत्र में लेके जाते हैं, हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करने वाले अभी तक मजदूर हर ठिकान में, हमारा प्रदेश हरियाणा में, पंजाब में, बम्बई में, पुणे में, बाबा साहब की बात करके हमारा भाषण शुरू होता है, मगर समुदाय मजदूर के बीच में हम नहीं जाते हैं। बाकी अन्य जो अनारक्षित सेक्टर के लोग हैं उसमें नहीं जाते हैं। तो हमें हमारे पदाधिकारियों ने ये भी ख्याल में रखना चाहिए कि हम बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हमारे प्रश्न हमारे लोगों तो समर्पण से इकट्ठा करेंगे, मगर हमारी जवाबदारी भी ये होती है कि आंगनवाड़ी सेविका 25 साल हो गए, उनको पगार 12-13 हज़ार मिलता है, अभी हो गया। दिवाली का फेस्टिवल एडवांस मिलता है, बोनस नहीं मिलता। इधर में वर्कमैन करके दर्जा देते हैं, तो बोनस एक्ट के तहत वर्कमैन में तहत दर्जा नहीं देते हैं, उनको बोनस भी नहीं मिलता, उनको फेस्टिवल एडवांस के स्वरूप पे करते हैं। हमारे टीचर बहुत पैमाने पर हैं। मुझे अभी मुलाकात महेश चंद्रा जी ने करवा दी यूपी के। हम बहुत 3-4 साल से ट्राई कर रहे हैं, मगर अभी हमारे वहाँ झांसी की म्यूनसिपालिटी एक स्टेट की है, वहाँ अपने ट्रेड यूनियन डालने का एक प्रस्ताव वहाँ रख दिया है। 5 लाख टीचर है उत्तर प्रदेश में, जो जिला परिषद में काम करने वाले 5 लाख टीचर है। टीचर का यूनियन का भी हमने प्रयास किया है, अभी तक सफल नहीं हुआ। कारण क्या है? हमारा लगाव होना चाहिए हम चीज़ को। जब हम बोलते हैं कि हमें करना है, चाहे कहीं भी दिक्कतें हो, रजिस्ट्रार की दिक्कतें हो, अन्य दिक्कतें हो, वो हम दिक्कतें दूर करके हम स्वयं का ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से ये आंदोलन, ये तो एक सांकेतिक आंदोलन है, कुछ प्रतिनिधि का आंदोलन है, और ये प्रतिनिधि आंदोलन में जुड़े हुए जो आज के लोग हैं वो समझदार लोग हैं, वो पदाधिकारी लोग हैं, और वो निश्चित रूप से भविष्य में ये प्रस्ताव करके, चाहे वो आशा वर्कर्स हो, चाहे कोई भी हो, यदि उनका बड़ा हमने एक आंदोलन खड़ा किया, कोई बड़ी बात नहीं है। आज
लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले बैंक के लोग आज राइटिस्ट विचारधाराओं में जा रहे हैं ट्रेड यूनियन के दायरे में। समाजवादी विचारधाराओं के लोग आज राइटिस्ट विचारधारा में जाना है। क्यों जा रहे हैं? कंटिन्यूस उनका फॉलोअप रहता है कि हमारी विचारधारा, हम एम्प्लॉयज के जो प्रॉब्लम है वो हम ही छुड़ा सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यदि हमने समझ रखा पैसा ये बड़ी बात नहीं। भाई बाबा साहब का वो डिबेट 30 नवंबर 1948 का जो डिबेट आप पढ़ो जो तो मालूम में है, तो डिबेट में बहुत चीज़ थी जो आज हम बहुत बोलते कि हमको प्रतिनिधित्व मिला। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी, बाबा साहब तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, मगर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो चर्चा होती थी वो होने के बाद ही वो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट होता था। तो एक बात ऐसी है, मैं आपको 16(4) बताया बैकवर्ड क्लास का वर्ड, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट कमेटी में बैकवर्ड क्लास शब्द नहीं लिखा था, आप पढ़ो, और नहीं लिखा था फॉर एनी सिटीजन, कोई भी नागरिक को तुम नौकरी की सुविधा दे सकते हो। तो सब लोगों ने उसको, जो लोग थे वो अन्य लोग थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने भी उनको वो बोल दिया था। मगर वो आखिरी का भाषण बाबा साहब ने 30 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने दिया। उसमें क्या बोला? Why backward class citizen word is to be incorporated in the constitution? हमें बैकवर्ड क्लास वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डालना चाहिए? उन्होंने बोला कि अभी तक हमको गवर्नमेंट का शेयर, बोले नौकरी का प्रतिनिधित्व हमें नहीं मिला, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के वजह से नहीं मिला, और जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तब तक समाज की उन्नति भी नहीं हो सकती। ये 30 नवंबर बड़ा भाषण है। कंक्लूजन का उन्होंने लिखा कि वी वांट गवर्नमेंट शेयर इन द फॉर्म ऑफ द सर्विस, और इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(4) में बैकवर्ड क्लास लिखा है। ये बाबा साहब का ओबीसी को आया प्रतिनिधित्व मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को मिलता है, शेड्यूल कास्ट को मिलता है। तो पैसा, बाबा साहब का कर्ज हमारे ऊपर इतना है कि पैसा ये बात होना ही नहीं चाहिए। बाबा साहब का कर्ज इतना बड़ा है, हर आदमी को क्लास ग्रुप डी के कर्मचारी को भी कम से कम 50,000 मिलते हैं, महीने के मिलते हैं, साल के 6 लाख रुपए मिलते हैं। क्लास 1 को तो बहुत मिलते हैं, 15-20 लाख। क्या कमाएंगे हम? पैसा दे के बाबा साहब की विचारों का कामगार संगठन जो बाबा साहब ने स्वयं शुरू किया था उसके बढ़ावा देना ये हमारा काम है। तो ये दृष्टिकोण से हमारे कमिटेड लोग जब तक हमारे मूवमेंट में तैयार नहीं होते, हम कंटिन्यूस इंडिपेंडेंट लेबर मूवमेंट बढ़ाने के लिए हर स्टेट में भी काम लेंगे। कामगार लेबर मूवमेंट में कैसा काम करना चाहिए, लेबर कोड क्या है वो भी उनको जानकारी देना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन में बाबा साहब का जो डेफिनेशन है, जो आर्टिकल 12 में बाबा साहब ने लिखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट और सेंट्रल के कंट्रोल में रहना चाहिए। एक अच्छी बात किया कि 1966 तक पूरा कोल से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके सभी लाइसेंस ही थी, प्राइवेट को थी। पर बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन टेल का जो अर्थ जो था राज्य के अंदर लाना चाहिए, 66 के बाद बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया, कोल का नेशनलाइजेशन हो गया, सभी क्षेत्रों का नेशनलाइजेशन हो गया। मगर और 1901 में जब लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब नीति लाई, तब ये प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे डिसवर्ड में शुरू हो गया। नालको में हो गया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी स्टील की, सुप्रीम कोर्ट तक गए मगर उनको रिलीफ नहीं मिला। और इसलिए जब तक पब्लिक का असंगठित क्षेत्र में 93% लोग और संगठित क्षेत्र के हम 60% लोग, पढ़े लिखे लोग जिनकी सशक्त मजबूत है परिस्थिति, आर्थिक है, टाइम दे सकते, छुट्टियाँ मिलती रहे, ऐसे लोगों ने ये मूवमेंट की जब
हम ये मूवमेंट संगठन नहीं, ये बाबा साहब का लेबर मिशन में हम काम करते हैं। और जो मिशन में काम करता है वो मिशनरी कार्यकर्ता निश्चित रूप से फुले शाहू आम्बेडकर और रामास्वामी पेरियार के विचारों को आगे से। मैं आखिरी में एक ही बात करूँगा कि पूरे देश में एक राज्य ऐसा है तमिलनाडु, कि तमिलनाडु में रिजर्वेशन है 9 शेड्यूल में डाला है। 9 शेड्यूल में जो चीज़ें होती है उसको जुडिशरी टच नहीं करती है, नहीं करते। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, वो 9 शेड्यूल में स्टेट में रेजोल्यूशन लिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा, उसको मंजूरी मिलने के बाद आज तमिलनाडु में तो कॉन्स्टिट्यूशन का 9 शेड्यूल 257A देखो, तमिलनाडु का रिजर्वेशन ये 9 शेड्यूल में है। विचारधाराओं का प्रश्न है वो। अभी वहाँ रिजर्वेशन तो 69% है, शेड्यूल कास्ट को 18% है, 1% शेड्यूल ट्राइब को है, 20% ओबीसी को है और 20% मोस्ट ओबीसी को है, 69 है। सभी स्टेट का तमिलनाडु छोड़ के सभी स्टेट का 50% के ऊपर में जो रिजर्वेशन है वो रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मगर तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इंडिया कि जहाँ रिजर्वेशन 69% पूरा इंटैक्ट है, रिजर्वेशन पूरा इंटैक्ट है। 2 स्टेट इंडिया के ऐसे है कि जहाँ रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं, उत्तर प्रदेश, जहाँ फुले शाहू आम्बेडकर विचारों के हम रूलिंग में भी थे, मगर हमारे कर्मचारी ये पूरे एंटी आम्बेडकर मूवमेंट के इसमें तो इसका परिणाम ये हुआ। एक उच्च वर्णीय आदमी ने उसमें जो एक्ट बना था 94 में SC/ST का, उसको चैलेंज कर दिया और 21 सितंबर 2015 को चीफ सेक्रेटरी ने बोला ये एक्ट रद्द किया, कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी रद्द किया, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं बहुत बार गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में गया, अन्य ठिकाने को गए, चीफ इंजीनियर लोग सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बन गए। बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन से चीफ इंजीनियर बने थे, वो बन गए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, वो मेडिकल ऑफिसर बन गए आगरा का। वो जबलपुर के मीटिंग में एक बार आया था, नजदीक था। तो हम ये गंवाने वाले लोग नहीं है। बाबा साहब की जो पॉलिसी थी, जो अफेल किया रिजर्वेशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन में, वो हमने यूपी में कमाया। बाद में उत्तराखंड में जब बाइफर्केशन 2012 को हो गया, उत्तराखंड को बराबर है महेंद्र जी, तो उत्तराखंड में भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिल गया। ये 2 स्टेट टोटली रिजर्वेशन प्रमोशन से अलिप्त है, वहाँ कोई नहीं है। मगर हरियाणा में रिजर्वेशन विद इन क्लास 3 है अभी भी। निमाड़िया जी गए क्या? विद इन क्लास 3 है। बीच में बहुत बार सीएम को मिले वो, और सीएम ने बोला, खट्टर साहब ने, कि मैं अभी उसको क्लास 2 तक कर देता। नहीं है। सेम परिस्थिति तमिलनाडु में है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद इन क्लास 3 है, विद इन क्लास 3। वो आंदोलन में हम भी थे, जब चेन्नई में आंदोलन हुआ हम भी थे। तो ये परिस्थिति बदल सकते हैं। लोग रिवर्ट हो गए, उठने को तैयार नहीं यूपी के चीफ इंजीनियर से लेके कोई। तो ये जब तक रूट तक हमारी ये मूवमेंट, ये कठिन काम है ट्रेड यूनियन का, ये कठिन काम है। और ये ट्रेड यूनियन का कठिन काम करने के लिए हमें सैक्रिफाइस करना होगा, हमारा पैसा भी खर्च करना होगा। ये बात को लेके आज के आंदोलन के जो भी प्राइम मिनिस्टर, वो हमने निवेदन दिया है, उनके रिसिप्ट भी लाया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। सेकंड, आपके बीच में कन्फ्यूजन होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ज़्यादा जिक्र किया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी 8-9 लाख एम्प्लॉय हैं, और वो अभी बिल उन्होंने पारित कर दिया है। सभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने एंट्री कर चुकी है, इसलिए हमने वो भी एक अलग से यूनियन एनर्जी मिनिस्टर को ये जो अमेंडमेंट जो है वो मत करो, ये उसका विरोध है, इसलिए वो भी ज्ञापन हमने दिया हो। तो साथियों, काम करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा आदमी होना ही आवश्यक नहीं है। बाबा साहब ने तो बोला
कि हमारे समाज के कुछ बुद्धिमान लोग वो बराबर है, पर वो कुछ करते नहीं है। तो हमारा क्लास 4 का लोग यदि बाबा साहब के विचारधारों का स्वीकार करता है, क्लास 3 का स्वीकार करता है, तो वही बाबा साहब की मिशन को आगे ले जा सकता है। और जो जानकार लोग हैं, बुद्धिमंत, पढ़े लिखे, उच्च शिक्षित, उनका तो काम है, मगर वो काम नहीं कर रहे, तो हम भी उनके जगह काम कर सकते हैं। इसी के साथ आप जो आए हुए प्रतिनिधि हैं उनका धन्यवाद करता हूँ और समाप्त करता हूँ।